जब भी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को इन्वेस्टर से और पैसे लेने होते हैं तो वो ज़्यादातर केसेस में एक नई स्कीम निकाल देते हैं। बिकॉज इससे क्या होता है, इससे जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसको इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने में आसानी हो जाती है। वो इन्वेस्टर्स को इजीली बोल सकते हैं दैट पहले आपने जो हमको पैसे दिए थे वो पैसे हमने यहाँ पर इन्वेस्ट करे थे, अब जो आप हमको पैसे दोगे अब हम वो पैसे कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट करेंगे। टाटा ने भी ऐसे ही किया है। इन्होंने अपनी एक नई स्कीम लॉन्च करी है एंड इसको इन्होंने बोला है इंडिया इनोवेशन फंड। जानते हैं इसके बारे में, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा इंडिया इनोवेशन फंड ये नया एनएफओ है जो 11 नवंबर से ओपन हुआ है। मतलब ये ऑलरेडी ओपन हो चुका है, 25 नवंबर को क्लोज हो जाएगा एंड 28 नवंबर को जिन्होंने भी अप्लाई किया है उनको यूनिट्स अलॉट हो जाएंगी। एंड ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। दैट मीन्स आपका जब मन करे उस टाइम आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, उस टाइम आप इस फंड की यूनिट्स बाई कर सकते हो। एंड इसके लिए ये 5 दिसंबर से ओपन हो जाएगा दोबारा से। नाउ अब जो ये एनएफओ है यहाँ पर यूनिक चीज क्या है, बेसिकली जो भी ये म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं जब भी इनको इन्वेस्टर से और पैसे लेने होते हैं तो ज्यादातर केसेस में ये जो कंपनियां होती हैं ये एक नई स्कीम लॉन्च कर देती हैं जो कि एग्जिस्टिंग स्कीम से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एंड यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर इन्होंने बोला है दैट इस स्कीम के थ्रू जो भी पैसे हमारे पास आएंगे उन पैसों को हम इन्वेस्ट करेंगे ऐसी कंपनीज के अंदर जो इनोवेशन करती हैं। एंड वो इनोवेशन किसी भी तरह का हो सकता है। वो इनोवेशन एक ब्रेक थ्रू इनोवेशन भी हो सकता है, या फिर वो इनोवेशन कंपनीज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, उनके जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट भी हो सकती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट ये ब्रेक थ्रू इनोवेशन क्या होता है। तो सी कुछ टाइम पहले तक जब तक Naukri.com नहीं था, क्या होता था, जो ये जॉब्स होती थी इसके लिए न्यूज़पेपर में एड्स आती थी, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज का कॉन्सेप्ट चलता था। बट उसके बाद में क्या हुआ, जैसे ही Naukri.com आई इन्होंने ये सारे प्रोसेस को एकदम से चेंज कर दिया, डिजिटाइज कर दिया। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर लिया, इसको हम बोलेंगे ब्रेक थ्रू इनोवेशन। सेम इज द केस ऑफ जोमेटो। ऐसे ही सपोज कोई एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर वो कंपनी अपने मॉडल को इम्प्रूव करती है तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली कार तो वही रहती है, थोड़े से फीचर्स बदल जाते हैं, थोड़ी सी इंजन स्पेसिफिकेशन बदल जाती है, लुक गुड एंड फील गुड फैक्टर भी उस कार के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, ये एक स्मॉल इंप्रूवमेंट है जो उस प्रोडक्ट में हुआ है। ऐसे ही स्मॉल इंप्रूवमेंट वो सर्विसेज में हो सकता है या फिर कंपनी के किसी प्रोसेस में हो सकता है। सो आई एम प्रीटी श्योर अब आपको समझ में आया होगा दैट ब्रेक थ्रू इनोवेशन क्या होता है एंड छोटे छोटे प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स क्या होते हैं। नाउ अब जो भी ये इस स्कीम के फंड मैनेजर्स हैं वो इसी तरह की कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे एंड उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाले हैं GARP, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। ये जो फंड मैनेजर्स हैं ऐसी कंपनीज को आइडेंटिफाई करेंगे जिनमें इनोवेशन की वजह से बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकती है एंड अभी उनकी जो वैल्यूएशन है वो रीजनेबल है। दैट इज वाई इन्होंने टर्मिनोलॉजी यूज करी है GARP, ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट ये इंडिया इनोवेशन फंड जो ये स्कीम है ये एक इक्विटी स्कीम है एंड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट ये हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क कैरी करती है। एंड दैट इज द रीजन यहाँ पर जो रिस्क पैरामीटर होता है इस स्कीम के लिए वो हाईएस्ट रहने वाला है। एंड जो ये स्कीम है बेसिकली ये निफ्टी 500 कंपनीज को बेंचमार्क करेगी। जो भी निफ्टी 500 कंपनियां हैं उन्हीं कंपनीज में से ऐसी कंपनियों को ढूंढेगी जिनको इनोवेशन से काफी सारा बेनिफिट हो सकता है। फ्यूचर में वो कंपनियां काफी बड़ी कंपनियां बन सकती हैं ताकि ये अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे रिटर्न्स दे पाएं। एंड अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ये 5000 रुपीज की होने वाली है। उसके बाद जो इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट होगी वो 1000 रुपीज के मल्टीपल में होगी। ये वन गो की बात कर रहा हूँ। अगर आप सेकंड ट्रांच में इन्वेस्ट करेंगे तब भी ये 5000 रुपीज की होगी एंड देन अगेन 1000 के मल्टीपल में होगी। एंड अगर आपको इस स्कीम के अंदर SIP करनी है तो फिर वो 100 रुपीज से शुरू हो जाती है। एंड ऐसे ही अगर आपने इस स्कीम में अप्लाई किया, यूनिट अलॉट हो गई एंड अगर आप विद इन 90 डेज एग्जिट करना चाहते हो तो फिर वहां पर 1% का एग्जिट लोड है। ऐसे ही 0.005% की स्टैंप ड्यूटी भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। सो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को इन्वेस्टर से और पैसे लेने होते हैं तो वो ज्यादातर केसेस में एक नई स्कीम लॉन्च कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे इनको इन्वेस्टर को कन्विंस करने में इजी हो जाता है कि पहले जो आपने हमको पैसे दिए थे वो पैसे एक जगह यूज हुए थे, अब जो आप हमको पैसे देने वाले हो ये पैसे अलग जगह यूज होने वाले हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ। म्यूचुअल फंड कंपनी नॉर्मली क्या बोलती है कि पहले जो आपने हमें पैसे दिए थे वो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में इन्वेस्ट करे थे,
अब जो आप हमें पैसे देने वाले हो, जो हमारी यूनिट्स बाय करने वाले हो, उस फंड का हम यूज करेंगे उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए जिनमें इनोवेशन से काफी अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये टाटा का इनोवेशन फंड है, ये अपने आप में कोई यूनिक नहीं है। मार्केट में आपको इस तरह की और भी काफी सारी स्कीम्स मिल जाएंगी। एंड अगर आप उन स्कीम्स के रिटर्न्स देखोगे तो पिछले एक साल में 40 to 50% के रिटर्न्स आए हैं। एंड पिछले 3 सालों में अभी बेसिकली जो भी ये थीम है, ये थोड़ी सी नई थीम है। ऐसी आपको 2-3 कंपनियां ही मिलेंगी जिन्होंने 2-3 साल पहले ये स्कीम लॉन्च कर दी थी। एंड अगर आप उनके रिटर्न्स देखोगे तो फिर जो आपको रिटर्न्स दिखेंगे वो 12 से 15% के बीच में दिखेंगे। आई मीन पिछले एक साल में मार्केट बहुत ऊपर गई है। दिस इज द रीजन दैट जो ये स्कीम्स है इन्होंने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट लॉन्ग टर्म में इन्होंने 12 से 15% के बीच में ही रिटर्न्स दिए हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं? तो मैं आपको बता दूं, ये मैंने पहले भी बोला है दैट अगर किसी म्यूचुअल फंड कंपनी को और पैसे चाहिए होते हैं तो ज्यादातर केसेस में वो एक नई स्कीम लॉन्च कर देते हैं। इससे उनको इन्वेस्टर्स को कन्विंस करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है। आई मीन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को वो कन्विंस कर लेते हैं ये बोलकर दैट पहले जो आपने हमें पैसे दिए थे वो पैसे हमने इस पर्टिकुलर जगह इन्वेस्ट करे हैं, अब जो आप हमें पैसे देने वाले हो वो पैसे हम यहाँ पर दूसरी जगह इन्वेस्ट करने वाले हैं। एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है दैट ये स्कीम निफ्टी 500 कंपनीज को बेंचमार्क करने वाली है। आई मीन ये स्कीम उन्हीं निफ्टी 500 की कंपनीज को ढूंढेगी दैट ये कंपनियां हैं जिनको इनोवेशन के थ्रू काफी फायदा मिल सकता है। एंड उन्हीं कंपनीज के अंदर ये कंपनी इन्वेस्ट करेगी। एंड ऐसे ही इस स्कीम में जो भी पैसे कलेक्ट होने वाले हैं वो पैसे कहाँ कहाँ यूज होंगे? 80 to 100% ऐसी कंपनी में यूज होंगे जिनको इनोवेशन से बेनिफिट होने वाला है। आई मीन मिनिमम 80% है, मैक्सिमम 100% है, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। एंड अगर वो 100% से कम है, बैलेंस क्या होगा? तो जो बैलेंस फंड बचेगा, जो फंड मैनेजर है वो डेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो हैजिंग कर सकते हैं। मैक्सिमम 10% की लिमिट है REITs में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, ये भी एक ऑप्शन है। तो बेसिकली मोटा मोटा मान के चलो मैक्सिमम पैसे 80 to 100% इन्वेस्ट होने वाले हैं ऐसी कंपनीज के अंदर जिनको इनोवेशन से काफी बेनिफिट मिल सकता है। बट अगेन ये कंपनियां वो ढूंढेंगे कहाँ से? फिलोसफी क्या है कंपनीज को फाइंड आउट करने के लिए? बिकॉज आज की डेट में क्या आप एक ऐसी कंपनी को जानते हो जो इनोवेशन नहीं करती? बिकॉज आज की डेट में ऑलमोस्ट सारी कंपनियां कुछ ना कुछ इनोवेशन करती हैं। तो आप आंख बंद करके निफ्टी 500 की किसी भी कंपनी के ऊपर उंगली रख दो, वो कंपनी इनोवेशन कर रही होगी। बट यहाँ पर अगर हम ये देखें दैट जो ये एग्जिस्टिंग इनोवेशन थीम वाले म्यूचुअल फंड्स हैं इन्होंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करी हुई है? तो मैक्सिमम ने कंजम्पशन सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, NBFCs में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्टमेंट करी हुई है। ये मेन एरियाज है जहां पर ये इनोवेशन थीम के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ फाइनल क्वेश्चन, क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर आपको इसको इग्नोर करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं दैट सी म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए ठीक होता है जो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, उनको इस एरिया का कोई अता पता नहीं है, या फिर वो इस पर्टिकुलर सेगमेंट को काफी इनफ्रीक्वेंटली ट्रैक करते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड सही है। बट वो लोग जो स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हैं उनके लिए म्यूचुअल फंड सही नहीं है। एंड वो चाहे तो एक बेटर अप्रोच अडॉप्ट कर सकते हैं। और बेटर अप्रोच क्या है? आई मीन जो भी ये म्यूचुअल फंड स्कीम स्टॉक्स परचेज करेगी वो हम सबको पता होते हैं दैट वो कौन से स्टॉक्स परचेज करने वाली है। तो फिर आप एक काम करो, आप ये देखो दैट इस पर्टिकुलर स्कीम ने कौन कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, आप उसी प्रोपोर्शन में उन कंपनीज के शेयर परचेज कर लो। या फिर आपको कोई यूनिक कंपनी नजर आए दैट यार ये नई कंपनी है जिसमें इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट करी है, तो वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। मैं लिख के दे रहा हूं, आप बेटर रिटर्न जनरेट कर पाओगे। सो ये कोई एडवाइस नहीं है, अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।